लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सेल बायोलॉजी आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज ए सेल, कोशिका क्या है। तो अपन सब जानते हैं कि सभी जीवधारी हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। उनमें से कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपनी सारी जो क्रियाएं हैं वो ओनली फॉर वन इंडिविजुअल सेल से ही करने में सक्षम होते हैं। जैसे अपना पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल अपना जो अस्तित्व है वो आराम से वो एक कोशिका से ही कर लेते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिका है वो सारी की सारी अपनी सभी क्रियाएं हैं वो कर सकती हैं। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब इस शब्द का अपन समझे, मतलब एक कोशिका होती है ना, वही मतलब किसी भी जीवधारी की जो जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो कोशिका की वजह से ही है। इसलिए अपन बोलेंगे कि कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक है, ठीक है। और अपने शरीर में जितने भी जीवधारी हैं उन सब की जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही होती है। तो अपन बोलेंगे कि सारी की सारी क्रियाएं हैं वो कोशिका के द्वारा होती है, तो अपन बोलेंगे क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, ठीक है। पहली बार कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, कॉर्क में देखा था। और आप रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब देखा था? आप सब जानते ही हो कब देखा था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब देखा था। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा, वो इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट हुक ने बाद में केंद्र की खोज की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने केंद्र की खोज कब की थी? 1831 में की थी, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की खोज वो बाद में इनके सुधार के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो चुका। अब अपन पढ़ेंगे सेल थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी। अधिकांश पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल थ्योरी को किसने दिया था? थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन ने दिया था, ठीक है। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपयुक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर क्रिया कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सेल थ्योरी को दिया था मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी का सबसे पहले आइडिया किसने दिया, तो आप बोलोगे ड्यूट्रोसैव ने दिया था। किसने दिया था? ड्यूट्रोसैव ने। सेल थ्योरी का आइडिया दिया था ड्यूट्रोसैव ने। और अधिकांश क्वेश्चन आता है कि स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो मैथियस लाइडेन है वो बॉटनिस्ट थे। बट स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं आपको इसको याद करवाने की मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए, स्लाइडेन है ना, स्लाइडेन का अगर अपन स्पेलिंग लिखेंगे ना इंग्लिश में, तो स्लाइडेन में एल आता है। क्या आता है? एल में, ठीक है। और प्लांट अगर पादप को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लांट बोलते हैं। तो प्लांट में भी एल आ रहा है और स्लाइडेन में भी एल आ रहा है। तो एल फॉर प्लांट, तो प्लांट से बना वनस्पति। तो मैथियस लाइडेन है वो क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक है। तो याद हो गया ना आपको, ठीक है। जबकि स्वान में कोई एल नहीं आ रहा है, तो अपन ऐसे ट्रिक से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर एक याद हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिक दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि थियोडोर स्वान है वो जूलॉजिस्ट है, ठीक है ना गाइस। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये स्लाइडेन और स्वान ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद पहली बार 1855 में रुडोल्फ विर्सो आया और उसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, ठीक है। इसकी मतलब रुडोल्फ विर्सो का एक फेमस स्टेटमेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ठीक है। मतलब जो नई कोशिका की उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। और एग्जाम कई बार आया हुआ ही है और अब वापस भी आ सकता है, ठीक है। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत हैं। सभी जीव कोशिका
व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, अब अपन क्या करें, ओवरव्यू ऑफ सेल को देखेंगे, अपन कोशिका का समग्र अवलोकन करेंगे। ठीक है, प्याज की कोशिकाओं को एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उन्हें अपन यूकैरियोटिक तथा जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उन्हें अपन प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल यू आल्सो नो। ठीक है, आप सब जानते ही हो। ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, अगर केंद्रक के सारा और अगर आपको केंद्रक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है तो अपन बोलेंगे वो है यूकैरियोटिक सेल। और जो दूसरी और अपन ऐसी सेल जिसमें जो केंद्रक है उस केंद्रक के सारा और स्पष्ट कोई झिल्ली नहीं हो और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी नहीं हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक क्वासी तरल अवयव मिलता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, लिक्विड टाइप मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकी क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रिया यही संपन्न होती हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। क्रियात्मक क्योंकि सारी जितने भी क्रिया हैं वो कोशिका ही करती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती है। आप सब जानते हैं कोशिकांग क्या होता है। कोशिकांग, अब कोशिकांग किसको बोलते हैं, कोशिकांग बोले तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, एक इवॉल्व स्ट्रक्चर जो अपने आप में मतलब जिसका रोल होता है उसको अपन बोलते हैं कोशिकांग। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मतलब एक उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके सारा और एक मेम्ब्रेन होंगी, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसका एक इंडिविजुअल स्पेशल कार्य होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, हाईली स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को नहीं मिलता है। कोशिकांग आपको यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है। ठीक है, वैक्यूल है, ये सब क्या है, ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, एक कॉमन कोशिकांग कौन सा है जो झिल्ली रहित है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है, वो है राइबोसोम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखना कि वो कौन सा झिल्ली रहित अंगक है जो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। तो उसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दोनों अंगक हरित लवक व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्पदवी जालिका पर भी मिलते हैं। राइबोसोम जनरली तो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, बट इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल सकता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिल सकता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको देखने को मिलता है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे कि अन्य अंग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन से। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है, देखो अब आपको मैं एक चीज़ याद करवाता हूँ कि देखो ऐसी देखो कोशिकांग जहाँ आपको डीएनए देखने को मिलता है, ऐसी कोशिका में जहाँ आपको डीएनए देखने को मिलता है वहाँ आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो बताओ डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए एक तो होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के सारा और डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको और डीएनए कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, तो वहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन होगी। मतलब जहाँ पर बॉस मॉलिक्यूल होगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा कवरिंग तो होगी ना। डीएनए इज ए बॉस मॉलिक्यूल, डीएनए क्या है, बॉस मॉलिक्यूल है, तो बॉस मॉलिक्यूल के लिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड सिक्योरिटी सही है ना। तो जहाँ डीएनए है वहाँ डबल मेम्ब्रेन, और कहाँ डीएनए और आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होगी। तो डबल मेम्ब्रेन किस कोशिकांग में है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में। क्यों, क्योंकि इन सब में डीएनए है, तो जहाँ डीएनए वहाँ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी देखा जाए तो राइबोसोम और सेंट्रियोल ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जहाँ इसके सारा और कोई कोशिका झिल्ली नहीं देखने को मिलती। उन सेंट्रियोल और राइबोसोम के सारा और कोई सेल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सेंट्रियोल और राइबोसोम
इसके अलावा जितने भी कोशिकांग बसते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, माइक्रोबॉडीज हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनके सारा और सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। तो गाइस आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। ये पहला वीडियो था, कल से अपन और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।